नमस्ते। मैं हूँ दीप्ति गज्जर। पुस्तक का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। लेखक है राजेंद्र शर्मा। स्वाधीनता का बेटा चंद्रशेखर आज़ाद। स्वाधीनता का बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। पिता का नाम? स्वाधीनता। घर? जेल खाना। ये सवाल थे एक मैजिस्ट्रेट के और जवाब थे एक 15 वर्षीय युवक के। मैजिस्ट्रेट विदेशी हुकूमत का प्रतिनिधि था और युवक था देश की स्वाधीनता का एक दीवाना। मैजिस्ट्रेट के सवालों में कठोरता का स्वर था और युवक के प्रश्नों में थी उस विदेशी हुकूमत के पिट्ठू के लिए घृणा, तिरस्कार और अपमान की भावना जो देश प्रेम से प्रेरित थी। यह घटना 1921 की है, जब महात्मा गांधी के पुकार पर विदेशी वस्त्रों आदि का बहिष्कार करने के लिए दुकानों के आगे धरना दिया जा रहा था। युवक था 15 वर्षीय चंद्रशेखर आज़ाद और मजिस्ट्रेट था अपने समय का एक कठोर प्रशासक पारसी खरेघाट। बनारस के बाजार में देश प्रेम में मतवाले स्त्री और पुरुष और बच्चे महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे। पुलिस पूरी बर्बरता से इस भीड़ की, जो तनिक भी हिंसक नहीं थी, लाठियों के प्रहार से तीतर बीतर कर रही थी। पुलिस ने एक बार आंदोलनकारियों का रास्ता रोकने के लिए ट्रक भी सड़क पर खड़े किए, पर भीड़ रोके न रुकी। भीड़ पर लाठियां बरस रही थी। तभी एक युवक ने सड़क के किनारे से पत्थर उठाया और एक निहत्थे नागरिक को बेरहमी से पीटने वाले पुलिस अफसर को निशाना बनाया। पुलिस अफसर जख्मी हो गया। युवक मौके से फरार हो गया, पर उस भागते हुए युवक के माथे पर लगा चंदन का तिलक एक पुलिसकर्मी की आंखों में गहरा उतर आया था। सर्दियों के दिन थे। पुलिस ने काशी के छात्रावासियों की तलाशी ली और आखिर वह युवक पकड़ा गया। रात को उसे हवालात में बंद कर दिया था। कड़ाके की सर्दी, न ओढ़ना न बिछोना। देर रात गए पुलिस के सिपाहियों ने उस युवक पर बदले की इस भावना से चुपचाप निगाह डाली कि देखे तो सही ठंड में कैसा ठिठुर रहा होगा। पर उनके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वह युवक दंड फैलते हुए पसीनों से नहा रहा था। यही साहसी निर्भीक युवक जब खरेघाट की अदालत में लाया गया, तब सिंह किशोर जैसा बेखौफ खड़ा था। खरेघाट ने उस युवक को, जो अपना नाम आज़ाद बता चुका था, 15 बेत मारने की सजा सुनाई। उन दिनों जेलों में एक खास किस्म के फ्रेम से, जिसे टिकटिकी कहते थे, बंदी को बांधकर उसकी पीठ पर बेतें लगाई जाती थी। चंद्रशेखर को भी इसी तरह बांधकर उसकी पीठ बेतों से लहूलुहान कर दी गई, पर उसके मुंह से उफ तक नहीं निकली। वह हर बेत के साथ भारत माता की जय का घोष करता रहा। बाद की बात में चंद्रशेखर की वीरता की चर्चा तमाम शहर में होने लगी। संध्या को विशाल जनसभा में उसका स्वागत हुआ। उसे फूल मालाओं से लाद दिया गया। जनता ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपना क्रोध प्रकट किया। अगले दिन सवेरे पत्र में उसका चित्र छापा गया। चंद्रशेखर के घाव ठीक होने तक सराय गोवर्धन में गौरी शंकर शास्त्री ने उनकी बड़ी देखभाल की। जन्म और बाल्यकाल। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक गांव है भावरा। पहले यह अलीराजपुर नाम की छोटी सी रियासत में था। इसी ग्राम में पंडित सीताराम तिवारी के यहाँ 23 जुलाई 1906 सोमवार सावन शुक्ल द्वितीया संवत 1973 को चंद्रशेखर का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। चंद्रशेखर उनके 5वें और सबसे छोटे पुत्र थे। यह पंडित सीताराम तिवारी के पिता कानपुर जिले के रहने वाले थे और स्वयं उनका बचपन उन्नाव जिले के बदरका गांव में बीता था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, इसीलिए तिवारी जी भावरा गांव में सिर्फ 5 रुपये मासिक पर एक बाघ की रखवाली करने के काम पर आ गए थे। बालक चंद्रशेखर अपने साथियों के बीच थानेदार डाकू का खेल खेलता था या फिर बंदूक और तीर कमान से निशानेबाजी करता था। छोटे मोटे जानवरों का शिकार भी करता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। स्कूल का बहाना करके वह घर से निकल जाता, लेकिन दोस्तों की टोली में बंदूक चलाने का शौक पूरा करता। एक बार उसके पिता ने उसके लिए बंदूक का ऐसा छोटा सा खिलौना भी खरीद दिया जो थोड़ी सी बारूद भरकर चलाया जा सकता था। चंद्रशेखर ने एक बार अपना खेल पूरा करने के लिए पिता के बाग से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच दिए और अपनी आमदनी से बंदूक का मसाला खरीद लिया।
तिवारी जी को जब इस चोरी का पता लगा तो उन्होंने बालक चंद्रशेखर की बेरहमी से पिटाई की, पर उसका निशानेबाजी से जो प्रेम हो गया था उसे कोई कम न कर सका। पिता की क्रूर पिटाई भी नहीं। बम्बई का जीवन। पिता के कठोर अनुशासन ने चंद्रशेखर को घर से भाग जाने के लिए मजबूर कर दिया। बंदूक तीर कमान से बालक का मन हटाकर उसे काम धंधे में लगाने के उद्देश्य से उसके लिए तहसील में एक नौकरी का प्रबंध कर दिया गया था, पर उसकी तबीयत तो जैसे बालपन से ही आज़ाद थी। एक दिन अवसर मिलते ही वह एक मोतियों के व्यापारी के साथ बम्बई चला गया, लेकिन दूर के ढोल सुहाने बम्बई का जीवन बहुत कठोर और उसके स्वभाव के बिल्कुल प्रतिकूल था। एक अन्य क्रांतिकारी श्री वैशंपायन ने चंद्रशेखर के बम्बई जीवन के विषय में लिखा है कि चंद्रशेखर को वहाँ जहाज़ों को रंगने वाले रंगसाजों के बीच काम तो मिल गया, पर रात को एक तंग कोठरी में बहुत से मजदूरों के बीच, जहाँ पसीने और बीड़ियों की दुर्गंध से हवा घुटी घुटी रहती थी, उनसे सोया नहीं जाता। वह अक्सर आधी रात तक सिनेमा देखते और कोठरी में तभी घुसते जब नींद का भूत पूरी तरह उन पर सवार हो जाता। कई दिनों तक वह सिर्फ मूंगफली और भेलपुरी खाकर पानी पीते रहे। बाद में वह एक होटल में खाना खाने लगे थे, पर नहाने की सुविधा भी उन्हें हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलती। इसीलिए वह चोर बाजार, कबाड़ी बाजार से पुराने लेकिन धुले और लोहा प्रेस किए हुए कपड़े खरीद ले जाते, नहाकर उन्हें पहनते और फिर अगले इतवार को फेंक देते। बम्बई के इस कष्टदायक और मशीनवत जीवन से चंद्रशेखर जल्द ही उब गए। उन्होंने सोचा, ऐसा कष्टदायक और नीरस जीवन बिताने से अच्छा था कि अलोराजपुर में ही रहता। नौकरी तो वहाँ भी तहसील में मिल ही गई थी। इसी आत्मचिंतन ने चंद्रशेखर को बम्बई से वापसी के लिए प्रेरित किया। उनके मन में संस्कृत पढ़ने की उत्कट इच्छा जागी और वह काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गए। बनारस में उन्नाव के श्री शिव विनायक मिश्र से उनकी अनायास ही भेंट हो गई। श्री मिश्र चंद्रशेखर के परिवार से परिचित थे। उन्होंने अपने प्रभाव से चंद्रशेखर को एक संस्कृत पाठशाला में प्रवेश दिला दिया। बाद में काशी के सुप्रसिद्ध देशभक्त श्री शिव प्रसाद गुप्त ने चंद्रशेखर की पढ़ाई का खर्च उठाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया था और उनके रहने का प्रबंध भी कर दिया था। लेकिन देश में जो स्वाधीनता आंदोलन की लहर चल रही थी, उसने युवा चंद्रशेखर को ऐसा झकझोर कर रख दिया था कि पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लग पाया। यह 1922 की बात है। काशी में बंगाल के कुछ क्रांतिकारी युवक प्रसिद्ध देशभक्त श्री राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक गुप्त संगठन के रूप में काम कर रहे थे। इसी संगठन के दो सदस्यों श्री प्रणवेश चैटर्जी और श्री मनमथनाथ गुप्त से चंद्रशेखर आज़ाद की भेंट हो गई थी। श्री आज़ाद ने इस दल के विषय में सुन रखा था और वह इसमें शामिल होने के लिए उतावले थे। श्री गुप्त और श्री चैटर्जी ने उनकी भेंट श्री बिस्मिल से करा दी और बिस्मिल ने उन्हें अपने गुप्त संगठन का सदस्य बना लिया। निडर निशानेबाज। गुप्त क्रांतिकारी संगठन में चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका के विषय में लिखने से पूर्व उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना अच्छा होगा जिनसे यह पता लगता है कि चंद्रशेखर में निडरता और अचूक निशानेबाजी के संस्कार जन्मजात थे। बालपन में भावरा गांव में ही एक बार दिवाली के अवसर पर बच्चे जब पटाखे जला रहे थे तो चंद्रशेखर ने बड़ी प्रसन्नता से पटाखों की एक पूरी लड़ी में ही आग लगा दी ताकि एक साथ कई धमाकों की तेज आवाज़ हो। धमाकों की तेज आवाज़ तो हुई, पर चंद्रशेखर की हथेली बुरी तरह जल गई। उसके साथी सहम गए। उसकी मरहम पट्टी के लिए किसी जर्रार हकीम के पास जाने की सलाह की गई, पर चंद्रशेखर ने बड़ी आसानी से कह दिया, मामूली चोट है, आप ही ठीक हो जाएगी। यह घटना उनकी बहादुरी और सहनशीलता का परिचय देती है। एक बार आज़ाद की निडरता की बड़े विचित्र ढंग से परीक्षा ली गई। हुआ यह कि दल में नए सदस्य भर्ती करने के उद्देश्य से आज़ाद ने भगवान दास माहौर को ग्वालियर भेज दिया था। वह वहाँ कॉलेज में दाखिल होकर हॉस्टल में रहने लगा। आज़ाद उसके कार्य की प्रगति को आंकने के लिए स्वयं ग्वालियर गए। उन्हें वहाँ छात्रावास में ही ठहराने का प्रबंध था, लेकिन वहाँ के कुछ छात्रों ने माहौर के मना करने के बावजूद आज़ाद को भूत लीला से डराना चाहा। माहौर ने दूसरे छात्रों को बताया था कि यह मेरे झांसी के मित्र हरिशंकर है
माहौर ने किसी तरह आज़ाद को छात्रों की शरारती प्रकृति का ब्यौरा देकर उनका माउजर पिस्तौल एक वक्त में बंद कर दिया और बक्स की चाबी आज़ाद को ही दे दी थी। वास्तव में माहौर को डर था कि कहीं भूत लीला के हंसी मजाक में आज़ाद किसी पर गोली न चला दे। गर्मी में सभी छात्र बाहर खुले में सो रहे थे। काफ़ी रात गए, इधर उधर से विचित्र आवाज़ें आने लगी। एक छात्र ने भय से चीखने का अभिनय किया और भूत भूत चिल्लाते हुए आज़ाद की चारपाई पर गिर पड़ा। अब आज़ाद उठ गए। देखा, इधर उधर कुछ पेड़ों से अंगारे बरस रहे थे। एक पानी की टंकी से भी रह रहकर प्रकाश कौद उठता। उधर गैस प्लांट के पास भी शोले उठने लगे। आज़ाद ने जब पूछा, यह सब क्या है, तो कुछ छात्रों ने कहा, यह भूत बाधा है, पर आज़ाद को विश्वास न हुआ। वह बोले, यह सब कुछ शरारत है, भूत भूत कुछ नहीं होता। बस वह पेड़ के पीछे जाकर खड़े हो गए और गिरते हुए अंगारों को देखते रहे। फिर एक पत्थर उठाकर उन्होंने पेड़ पर निशाना साधा। एक हंडिया से टपकने वाला जलता हुआ फास्फोरस नीचे आ गिरा। इधर उधर भूत लीला का जो उपद्रव हो रहा था वह भी तुरंत शांत हो गया और वातावरण छात्रों के ठहाकों से तुरंत ही सहज हो गया। पर इससे आज़ाद की धैर्य और निडरता की प्रकृति का परिचय भी सहज ही मिल जाता है। सिंह का शिकार। एक बार काकोरी कांड 1925, जिसमें रेलगाड़ी से सरकारी खजाना लूटा गया था, के बाद आज़ाद दतिया चले गए। पैसे से हाथ तंग था। वहाँ 2-3 दिन बाद राजा साहब से आज़ाद की भेंट हो गई। आज़ाद से जब परिचय पूछा गया तो उन्होंने बताया, ब्राह्मण हो, काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा देकर आया हो। माता पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया। मामा ने पढ़ाया है। राज साहब ने उनके ठहरने व भोजन का इंतजाम कर दिया। एक दिन राजा साहब ने चांदमारी के लिए चलने की आज्ञा दी। उनका एक चौमुंडा नामक राजपूत मशहूर निशानेबाज माना जाता था। आज़ाद ने उससे कहकर चांदमारी में शामिल होने की अनुमति ले ली। एक राइफल भी उन्हें मिल गई। चांदमारी में जब आज़ाद ने 5 अंक जीत लिए तो चौमुंड बड़ा हैरान हुआ। राजा साहब ने 5 रुपये, एक दुपट्टा और एक साफा पुरस्कार में दिया तथा 30 रुपये मासिक की वृत्ति भी बांध दी। एक दिन यही चौमुंड बोला, चलो पंडित जी, जंगल की तरफ घूम आए। ये लोग झांसी की ओर 3-4 मील निकल गए। वापिसी में झांस गिर आई। थोड़ी ही देर में सामने से एक शेर मस्तानी चाल में आता दिखाई दिया। चौमुंड डर के मारे तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया। आज़ाद को भी उसने पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा, पर आज़ाद ने तो राइफल से निशाना साधा और गोली दाग दी। गोली शेर का माथा छेद कर निकल गई। वह ढेर हो गया। चौमुंड का पेड़ के ऊपर से ही पेशाब निकल गया, पर राजा साहब ने उसे डिंग मारकर कहा कि शेर उसने ही मारा था। आज़ाद ने भी इसका विरोध नहीं किया। वह नहीं चाहते थे कि राजा साहब पर यह भेद कि वह एक गुप्त क्रांतिकारी दल के सदस्य है खुल जाए। उन्होंने अपना नाम भी वहाँ हरिशंकर ही बताया था। जैसे वीर अर्जुन के विषय में यह एक कथा प्रसिद्ध है कि उन्होंने दूर पेड़ पर बैठी एक चिड़िया को अपने निशाने का लक्ष्य बनाकर गुरु द्रोणाचार्य सहित अन्य पांडवों को भी चकित कर दिया था। उसी तरह की एक घटना चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी हुई थी। झांसी के ही निकट जब वे एक जंगल में कुछ क्रांतिकारी साथियों को निशानेबाजी का प्रशिक्षण दे रहे थे, तब उनसे 15 गज दूर एक वृक्ष के नन्हे पत्ते को निशाना बनाने के लिए कहा गया। चंद्रशेखर ने बंदूक से गोली छोड़ दी, पर सभी साथी एक साथ बोल पड़े, निशाना चूक गया। चंद्रशेखर ने एक एक करके 5 बार गोली चलाई, पर पत्ता जैसा कि निशाना लगाने के स्थान से दिख रहा था, हिला तक नहीं। तब चंद्रशेखर स्वयं हैरान कि निशाना खाली कैसे जा रहा है। आखिर सभी साथी पेड़ के निकट गए। वहां जाकर देखा तो वह नन्हा सा पत्ता 5 जगह से छलनी हुआ पड़ा था। ऐसा था उनका अचूक निशाना। फरारी का जीवन। चंद्रशेखर आज़ाद अपने फरारी के जीवन में प्रायः पहुंचाने नहीं गए। उनके एक क्रांतिकारी साथी शिव वर्मा ने लिखा है कि कुछ लोगों की आकृतियां रास्ता चलते लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। फरार जीवन में आकृति की यह विशेषता प्रायः अभिशाप बन जाती है। आज़ाद अपने तगड़े गठे हुए जिस्म के बावजूद इस अभिशाप से बरी थे। वे जनेऊ, धोती, चोटी के साथ भागवत की एक पोथी लेकर कथावाचक बन सकते थे।
सादी टोपी और साधारण धोती कुर्ता पहनकर रोजगार चलाने वाला बनिया बन सकते थे। मोटी धोती में किसी संपन्न परिवार का घरेलू नौकर बन सकते थे और खाकी वर्दी पर बेल्ट लगाकर पुलिस के दरोगा बन सकते थे। काकोरी केस के फरार अभियुक्त से पहली बार परिचय होने पर शिव वर्मा ने उनका नखशिख वर्णन करते हुए लिखा है, सांवला रंग, गठा हुआ तगड़ा जिस्म, औसत लंबाई से कुछ नाटा कद, छोटी तेज चुपती हुई आंखें, चेहरे पर चेचक के गहरे दाग। यह काकोरी केस के फरार अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद थे। एक बार घरेलू नौकर की भूमिका का निर्वाह उन्होंने किस खूबी से किया, इसका भी एक किस्सा है। कानपुर में वे एक वक्त एक कांग्रेसी के यहाँ ठहरे हुए थे। यह सज्जन लेन देन का व्यापार करते थे। सलूनों का दिन था। इन महाशय की पत्नी, जिनके पास लड्डुओं का थाल लिए खड़ी थी, भाई के यहाँ राखी बांधने के लिए जाने की तैयारी थी, तब अपनी मैली धोती बांधे चंद्रशेखर आज़ाद भी वहीं खड़े थे। संयोग से तभी नीचे से किसी ने सीढ़ियों में चढ़ते हुए आवाज़ दी, आ सकता हूँ। यह एक पुलिस का दरोगा था। यह दरोगा कांग्रेस के साइक्लोस्टाइल में पर्चे छापने वाली मशीन की तलाश में पहले भी वहाँ कई बार आ चुका था। उसे आते देख लालाजी की पत्नी ने डांट कर आज़ाद से कहा, उठा बे थाल, भाई के यहाँ जाने को देर हो रही है। बस चंद्रशेखर ने थाल सिर पर रख लिया। गुरु स्वामिनी ने दरोगा जी की ओर देखकर निसंकोच भाव से कहा, आज सलूनो है, भैया के यहाँ जा रही थी, पर पहले आपके ही हाथ में राखी बांधूंगी। दरोगा जी के राखी बांधकर गुरु स्वामिनी ने फिर आज़ाद को डांटा, अबे ओ उल्लू, थाली नीची कर। आज़ाद ने ओठ बिचका कर थाली नीची की और उस महिला ने 2 लड्डू उठाकर दरोगा जी के हाथ पर धर दिए, 4 उनके रुमाल में भी बांध दिए। दरोगा साहब मकान में भीतर घुस गए और नौकर बने आज़ाद अपनी मालकिन के साथ घर से बाहर। असफल डाका। प्रणवेश चटर्जी और मनमनाथ गुप्त की सहायता से जब चंद्रशेखर आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी दल में दीक्षित हो गए तो उन्होंने दल की गतिविधियों में पूरी ईमानदारी और वफादारी से काम करना शुरू किया। दल का कार्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता बराबर बनी रहती थी। ऐसे ही संकट के एक वक्त में इस दल ने फतेहपुर के पास एक धनी जमींदार के यहाँ डाका डालने की योजना बनाई। चंद्रशेखर का भी विचार था कि ये पूंजीपति मांगने से धन नहीं देंगे, इनका धन छीन कर ही देश के काम में लगाना चाहिए। लेकिन ऐन डाके के वक्त चंद्रशेखर का उत्साह फीका पड़ गया और डाका असफल रहा। कारण यह था कि चंद्रशेखर सिद्धांततः स्त्रियों पर हाथ उठाने या उन्हें सताने के विरुद्ध थे। चंद्रशेखर जमींदारों के परिवार के लोगों को पिस्तौल की नोक पर एक स्थान में घेरे खड़ा था। स्त्रियां रोती जाती थी और चिल्ला भी रही थी। दल के सदस्य लूटपाट में लगे थे, लेकिन स्त्रियों की चीख पुकार बढ़ते जाने पर भी चंद्रशेखर ने उन पर कोई हमला नहीं किया, न ही उनसे कोई कड़े शब्द कहे। यह देखकर एक स्त्री ने हिम्मत करके चंद्रशेखर के कुछ थप्पड़ जड़ दिए, पर उसने तब भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया। जब वह महिला इनकी पिस्तौल छीनने की कोशिश करने लगी तो यह सावधान हो गए। इनके अन्य साथी घर से बाहर जा चुके थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इन्हें लौटने के लिए पीछे मुड़े और इन्हें ललकारा। इस डाके में विशेष सफलता न मिलने से पंडित जी निराश थे, पर उन्हें स्त्री पर हाथ न उठाने के चंद्रशेखर के निश्चय से कोई खीज नहीं हुई। उल्टे उन्होंने चंद्रशेखर की भावना को सराहा, पर चंद्रशेखर स्वयं इस अपमान से भीतर ही भीतर कुंठित हो गए। मठाधीश हरिशंकर उनकी इस हीन भावना से उबारने का रास्ता बताया दल के एक सदस्य रामकृष्ण खत्री ने, जो साधु वेश में हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ का ही कार्य करते थे। उन्होंने बताया था कि गाजीपुर में एक महंत की गद्दी है, वहाँ अपार धनराशि और अचल संपत्ति है। गादी के स्वामी महंत बीमार है और मरणासन्न भी, इसलिए यदि चंद्रशेखर उनका चेला बन जाए तो गद्दी की संपत्ति पर जल्द ही दल का अधिकार हो जाएगा। दल का अनुशासन मानने में आज़ाद हमेशा आगे रहते थे, इसीलिए हृदय से न चाहते हुए भी उन्होंने दल का फैसला मानकर गाजीपुर के महंत का शिष्य बनना स्वीकार कर लिया। चंद्रशेखर में उस महंत को वे सभी गुण दिखाई दिए जो वे अपने उत्तराधिकारी में देखना चाहते थे। फिर साधु रामकृष्ण ने भी उन्हें अच्छी तरह विश्वास दिला दिया था,
लेकिन कुछ ही दिनों में चंद्रशेखर ने अपने दल को सूचित कर दिया कि महंत जल्द ही मरने वाला नहीं है। वह तो भर पेट भोजन करता है, कसरत करता है और सेरो दूध पी जाता है। आज़ाद ने यह निवेदन किया था कि इस बखेड़े से उसे जल्दी छुट्टी दिला दी जाए। दल की आर्थिक स्थिति सुधारने का प्रश्न था, इसलिए दल के 2 सदस्य मनमथनाथ गुप्त और गोविंद प्रकाश चंद्रशेखर को समझाने वहां गए। उन्हें आज़ाद से मिलकर लौटते वक्त यह विश्वास हो गया था कि वह महंत के उत्तराधिकारी बने रहेंगे, लेकिन उनके वापस आने के कुछ ही दिनों बाद चंद्रशेखर एक दिन चुपचाप गाजीपुर का आश्रम छोड़ गए। उनके फरारी जीवन में कई अवसर ऐसे आए जबकि वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर उसके सामने से साफ निकल गए। लाहौर छोड़ते वक्त भी ऐसा ही तमाशा हुआ था। सैंडर्स वध के बाद 20 दिसंबर 1929 को सरदार भगत सिंह अंग्रेज साहब की वेशभूषा में बाल कटाकर और फेल्ट हैट लगाकर दुर्गा भाभी और सेवक के वेश में राजगुरु के साथ लाहौर से जिस तरह साफ बाहर आ गया था, उसी तरह चंद्रशेखर आज़ाद भी राम नामी दुपट्टा ओढ़कर मथुरा के पंडा बने और भक्त मंडली के साथ उसी गाड़ी में बैठकर मथुरा आ गए। लेकिन उनकी इस फरारी के विवरण एक जैसे नहीं हैं। एक साथी शिव वर्मा के अनुसार 25 दिसंबर 1929 को सुखदेव की माताजी, एक बच्ची और किशोरी लाल इन 3 को साथ लेकर मथुरा के लिए रवाना हुए थे। इन चारों के लिए लाहौर से मथुरा के 3.5 वापसी टिकट खरीदे गए थे। हनुमान के भक्त। अपने फरारी जीवन में ही चंद्रशेखर आज़ाद एक बार झांसी के समीप सातारा नदी के तट पर कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी के रूप में रहे थे। नाम था हरिशंकर ब्रह्मचारी। इनके पास ढिमरपुर गांव के लोग सत्संग और दीक्षा के लिए आने लगे थे। वे ही लोग आज़ाद के भोजन व अन्य सुविधाओं का ध्यान रखते। आज़ाद बड़ों को रामायण सुनाते और बच्चों को अक्षर ज्ञान कराते। यह रहते हुए चंद्रशेखर ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ा दी। ढिमरपुर का नंबरदार उनका पक्का भक्त बन गया था। उसने साइकिल की सुविधा भी जुटा दी और चंद्रशेखर साइकिल पर झांसी आने जाने लगे। पंजाब व उत्तर प्रदेश के साथियों से उनका संपर्क भी हो गया था। एक बार पड़ोस के गांव में कत्ल की वारदात हो गई। पुलिस ने ब्रह्मचारी का भी ठौर ठिकाना पूछा। आज़ाद ने शांत भाव से उनका समाधान कर दिया। साधु तो सदा आज़ाद रहते हैं, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। इस तरह का सवाल करने से साधुओं का व्रत टूट जाता है, इसलिए भविष्य में किसी साधु से ऐसा सवाल नहीं करना। आज़ाद का यह उत्तर पाकर वे लौट गए। ऐसे ही एक बार जब वे झांसी से एक अन्य साधु के साथ सातारा नदी के किनारे अपनी कुटिया की तरफ लौट रहे थे, तो मार्ग में 2 सिपाहियों ने उन्हें रोक कर पूछा, क्या तू आज़ाद है? आज़ाद ने बिना कोई घबराहट दिखाए दार्शनिक भाषा में उत्तर दिया, साधु तो सदा ही आज़ाद होते हैं, दूसरा कोई होता तो अपना नाम सुनकर हक्का बक्का रह जाता। पर सिपाही उनके साथ उत्तर से संतुष्ट न होकर उन्हें थाने ले जाने की जिद करने लगे। इस पर चंद्रशेखर ने पहले तो हनुमान जी की पूजा में देरी होने का बहाना लगाया, पर जब किसी तरह सिपाही मानने को तैयार ही नहीं हुए तो आज़ाद ने तनिक गुस्से से कहा, तुम्हारे थाने के दरोगा से हनुमान जी बहुत बड़े हैं, तुम मानो अपने दरोगा का कहना, मैं तो अपने हनुमान की आज्ञा मानूंगा। यह कहकर चंद्रशेखर आनन फानन में वहां से 9-2-11 हो गए। इसके बाद उन्होंने सातारा नदी की वह कुटिया छोड़ दी। थाने से वापसी, पुलिस की नौकरी। आज़ाद फरारी के दिनों में पुलिस द्वारा पहचाने नहीं जा सके। इसका एक कारण यह भी था कि कानपुर CID के पास उनकी पहचान वाला कोई नहीं था, न ही उनका कोई फोटो या हुलिया पुलिस के पास मौजूद था। बल्कि एक बार तो वह थाने में खड़े हुए भी पुलिस द्वारा नहीं पहुंचाने गए। यह घटना कानपुर में एक बड़े थाने की है। वह एक दिन अपने कुछ साथियों सहित उस थाने में अचानक ही जाग उठे। वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़वाने के लिए एक बड़ी धनराशि पुरस्कार में देने की घोषणा की गई थी। चंद्रशेखर व उनके साथी उसी पोस्टर को बड़े इत्मीनान से एक अनजान देहाती की तरह पढ़ने लगे। वही पुलिस के एक बड़े अधिकारी भी खड़े थे, जिन्हें एक हेड कांस्टेबल ने लंबा सलाम मारा था। चंद्रशेखर ने इसी पुलिस अधिकारी को उल्लू बनाने के लिए अपने एक साथी से कहा, यार क्यों न किसी पुलिस अफसर के पास चले और कुछ जानकारी लेकर इसे पकड़वाए।
कम से कम मूंगफली के धंधे में जो 3,000 का घाटा हुआ है वह तो किसी तरह पूरा हो जितनी संजीदगी से चंद्रशेखर आज़ाद ने यह बात कही थी, उतनी ही गंभीरता से उनके साथी ने कहा, और अगर लाला, उसने भनक पड़ते ही गोली मार दी तो? इतना सुनकर वह पुलिस अधिकारी बोला, अरे लाला जी, यही तो दिक्कत है। यह बात न होती तो पुलिस अब तक कभी की उस पर हाथ डाल चुकी होती। पुलिस पर अपनी भलमनसाहत और सादगी की धाक जमाने के लिए चंद्रशेखर व उनके साथी थाने के ही भीतर बड़े आंगन में कुएं पर जा पहुंचे। वहां सबने बाल्टी से खींचकर पानी भरा और प्यास बुझाई। इसके बाद सब साथी शांत भाव से बाहर आ गए। इसी तरह पुलिस के सीआईडी इंस्पेक्टर पंडित शंभुनाथ, सब इंस्पेक्टर सीआईडी पंडित अयोध्या प्रसाद पाठक और एक अन्य सब इंस्पेक्टर पंडित टोकाराम से उनका आमना सामना तब हुआ जब वह एक दिन एबी रोड से चलकर अस्पताल की दीवार के साथ साथ श्री पूर्णचंद्र सनक के बातें करते चले जा रहे थे। दाईं और ये दोनों थे और बाईं और पुलिस सीआईडी के अफसर। श्री पूर्णचंद्र सनक को पुलिस जानती थी, अपना जासूस मानती थी, जबकि वह क्रांति दल के लिए जासूसी करते थे। इसलिए पुलिस उन्हें आवाज़ देकर बुला सकती थी, पर वे लोग अपनी बातचीत में व्यस्त थे, इन्हें आवाज़ नहीं दी। पर इस घटना से भी यही बात उभर कर सामने आती है कि पुलिस के पास आज़ाद का ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि वह उन्हें पहचान कर पकड़ सकती। ऐसा ही एक किस्सा और यह भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने झांसी प्रवास के दौरान पुलिस के ही एक एसपी के यहाँ मोटर ड्राइवर की नौकरी कर ली थी। चंद्रशेखर ने वहाँ अपना नाम शंकर ही बताया था। आज़ाद के कुछ साथियों को इसका पता था, इसलिए वे निशानेबाजी में प्रशिक्षण पाने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद के साथ पास ही बबीना के जंगल में जाया करते थे। लेकिन एक दिन एसपी साहब पर यह रहस्य खुल गया, पर इससे पहले कि वह आज़ाद की आज़ादी खत्म करते, उनके कान में इसकी भनक पड़ गई और वह बड़ी सफाई से एसपी के रिकॉर्ड में से अपना फोटो गायब करके वहां से चलते बने। काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 का दिन भारत के क्रांतिकारी दल के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। इसी दिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने काकोरी रेलवे स्टेशन के पास 8 डाउन सवारी गाड़ी रोककर सरकारी खजाना लूटा था। शिव वर्मा ने लिखा है, आज़ाद एक साहसी और जोशीले नौजवान थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण पार्टी द्वारा जहाँ कहीं भी एक्शन आयोजित होता तो उसमें आज़ाद अवश्य भेजे जाते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उन्होंने कई एक डकैतों में अच्छी भूमिका अदा की थी। लखनऊ से पश्चिम की ओर के छोटे जंक्शन से अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ बख्शी और राजेंद्र लाहिड़ी सेकेंड क्लास के डिब्बे में बैठे। इन्हें निश्चित स्थान पर जंजीर खींचकर गाड़ी रोकनी थी। तीसरे दर्जे में दल के 7 व्यक्ति और सवार हुए। ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, केशव चंद्र, मुरारी लाल, मुकुंदीलाल, चंद्रशेखर आज़ाद, बनवारी लाल और मनमनाथ गुप्त। योजना के अनुसार जंजीर खींची गई, सवारी गाड़ी रुक गई, ड्राइवर और गाड़ी को पेट के बल लिटा दिया गया, गाड़ के डिब्बे से तिजोरी उतार ली गई और सभी यात्रियों को चिल्लाकर बता दिया गया कि क्रांतिकारी दल के लोगों ने सरकारी खजाना लूटा है। यात्रियों के माल पर हाथ डालना हमारा उद्देश्य नहीं है। फिर भी एहतियात के तौर पर गाड़ी के दोनों तरफ दल के कुछ सदस्य अपनी माउजर पिस्तौल ताने खड़े थे। अशफाकुल्ला के मजबूत हाथों ने हथौड़ी की चोट से तिजोरी का ताला तोड़ दिया। रुपया एक थैले में भरा गया और दल के सदस्य घटनास्थल से भाग खड़े हुए। 26 दिसंबर 1925 को सारे संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई। काकोरी कांड के लगभग सभी अभियुक्त पकड़े गए। केवल चंद्रशेखर आज़ाद और कुंदनलाल ही पुलिस की गिरफ्तार में नहीं आ सके। आज़ाद तो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि कोई भी जीते जी मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा सकेगा, और यह शब्द उन्होंने अंत तक सार्थक किए। काकोरी कांड के अधिकांश अभियुक्तों के पकड़े जाने और दंडित होने का मुख्य कारण था बनवारी लाल, जो सरकारी गवाह बन गया था। जब दल के सदस्यों की धरपकड़ शुरू हुई थी तब चंद्रशेखर बनारस में थे, लेकिन घर लौटने का बहाना कर वह झांसी आ गए थे। आदर्शवादी क्रांतिकारी, हत्यारे नहीं। झांसी रहते हुए चंद्रशेखर के एक मित्र
मास्टर रुद्र नारायण ने उनका परिचय आसपास के कुछ राजाओं और ठाकुर सरदारों से करा दिया था। इनमें से एक रियासत के सरदार के यहाँ आज़ाद काफ़ी दिन रहे। वहाँ रहते हुए उन्होंने दल के कई सदस्यों को निशानेबाजी में प्रशिक्षित भी किया, लेकिन वह सरदार आज़ाद से अपना एक घृणित स्वार्थ सिद्ध करने की सोच रहा था। बात यह थी कि उसका अपने राजा से वैमनस्य था और वह उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। उसने आज़ाद को यह प्रलोभन भी दिया कि राजा की हत्या कर दी जाएगी तो वह क्रांतिकारी दल को बहुत सारा धन दे देगा, लेकिन अपने एक साथी की वकालत के बावजूद आज़ाद ने यह घटिया प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम पेशेवर हत्यारे नहीं हैं, हमारा दल आदर्शवादी क्रांतिकारियों का है, हम देशभक्त हैं। पैसा मिले न मिले, हम भूखे नंगे रहे या फांसी पर भी चढ़ जाए, पर ऐसा नीच कार्य नहीं करेंगे। जिस तरह आज़ाद पेशेवर हत्यारे नहीं थे, उसी तरह अपने दल में पेशेवर डाकू हत्यारे शामिल करने के भी वह सख्त खिलाफ थे। ऐसी घटना तब सामने आई जब एक बार कानपुर में एक साधु की गंगा किनारे स्थित कुटिया पर पुखराज जैसी कीमती हीरो से जड़ी हुई शिव मूर्ति लूटने का प्रश्न उपस्थित हुआ। आज़ाद उक्त साधु के भक्त बनकर उसकी कुटिया में भी गए। सिद्धांतों की हत्या करके अपने को सच्चा भक्त साबित करने के लिए चिलम पी और फिर 20 मिनट बाद ही सारी स्थिति भांपकर वापस आ गए। उन्होंने घोषणा कर दी कि एक्शन नहीं होगा। दल के लोग लूट डाका आदि को एक्शन ही कहते थे। जब एक साथी ने प्रश्न किया कि एक्शन वापस क्यों ले रहे हैं, तो आज़ाद ने कहा कि एक तो 2-4 को जान से मारे बिना सफलता की आशा नहीं है, दूसरे इस बात का भी क्या भरोसा कि वह कीमती हीरे इनके पास है भी या नहीं। इसी प्रसंग में चंद्रशेखर ने अपने बीच केवल आंखें खुली रखकर सारा मुंह छुपाकर रखने वाले 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखकर पूछा था, ये पेशेवर लोग हैं, इन्हें कौन लाया? उन्होंने अपने साथियों से साफ साफ शब्द में कहा था, इस वक्त दल के लिए धन बड़ा कीमती है, लेकिन इंसान के प्राणों का मूल्य भी तो कम नहीं। फिर इन पेशेवर लोगों से तो हर हालत में हमें दूर ही रहना होगा, क्योंकि यह हमारे आंदोलन को गंदला कर देंगे और आड़े वक्त ये हमारे माथे पर कलंक का टीका लगाकर स्वयं अलग हो जाएंगे। दल के सदस्यों के साथ अपने बर्ताव और बातचीत को वह बिल्कुल निष्कपट रखते थे। वह जितने कट्टर सिद्धांतवादी थे, उतने ही उन लोगों के प्रति सहिष्णु और संवेदनशील जो दल से सहानुभूति रखते थे। उनके सामने ऐसा भी अवसर आया जब उन्होंने एक ऐसे ही राजा को उदारतापूर्वक क्षमा कर दिया। हुआ यह था कि झांसी में फरारी जीवन बिताते हुए उन्हें एक बार एक ऐसे राजा के यहाँ भी रहना पड़ा जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और जो उनके काकोरी कांड के बाद फरार होने की सच्चाई से भी परिचित था। एक बार जब चंद्रशेखर उस राजा के शयन कक्ष में पलंग पर लेटे हुए थे, तो राजा के एक विश्वास पात्र सेवक ने यह सोचकर कि एक चंद्रशेखर सोया हुआ है, राजा साहब को परामर्श दिया, आपका सारा कष्ट, उलझन, पैसे की तंगी सभी कुछ दूर हो सकती है और आपको सरकार की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। एक उपाय है। कैसा उपाय? आप जानते होंगे कि यह हमारा अतिथि हरिशंकर और कोई नहीं, काकोरी केस का अभियुक्त चंद्रशेखर आज़ाद है। राजा का सेवक बहुत धीरे धीरे, लगभग कानाफूसी के स्वर में बोल रहा था। चंद्रशेखर ने उसकी बात सुन ली और करवट बदलकर खर्राटे लेने का स्वाभाविक नाटक किया ताकि वे दोनों विश्वास कर ले कि अभियुक्त गहरा सोया है। सेवक ने आगे कहा, महाराज, आप इसे पकड़वाकर बहुत सारी धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। बात तो ठीक है तुम्हारी, राजा ने कहा। चापलूस सेवक बोला, आप वह काम करेंगे जो सरकार की पुलिस नहीं कर सकी और इसके बदले आपको खिताब भी जरूर मिलेगा। राजा ने अब अपने सेवक को शांत कर दिया। अच्छा, अब चुप रह, मैं कल इस बारे में जाकर बात करूंगा। चुप हो जा, कहीं गड़बड़ी न हो जाए। चंद्रशेखर आज़ाद ने यह सब जानकर भी राजा के प्रति अपने व्यवहार में कोई अंतर नहीं आने दिया, लेकिन उसकी योजना पूरी होने से पहले ही वह वहाँ से चले आए। बाद में अपने साथियों को इसका विवरण देते हुए उन्होंने साफ कहा, भाई, मैंने उनसे इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि वे फिर भी कभी काम आ सकते हैं। आर्थिक हालत सुधरने पर वे अपने सोचे हुए पर जरूर पछताएंगे। चंद्रशेखर के यही मानवीय गुण देखकर उनके साथी उनके प्रति आदर और भक्ति की भावना रखते थे। उनका ऐसा ही सहिष्णु भाव तब देखने में आया
जबकि उन्होंने अपना पीछा करने वाले कानपुर के सीआईडी इंस्पेक्टर पंडित शंभूनाथ की जान बख्श दी। वह उन्हें अपनी पिस्तौल का निशाना बनाने के उद्देश्य से एक दिन उनके मकान पर चढ़ गए। वह उन्हें भारत पिता कहा करते थे, लेकिन सरकार की नाक का यह बाल उस समय सो रहा था। आज़ाद जैसे स्त्रियों पर हाथ उठाने के विरुद्ध थे, उसी तरह सोते हुए शत्रु को मारना भी उन्हें पसंद न था। आज़ाद ने सोचा, बेचारा ब्राह्मण सोया हुआ है, और उल्टे पैरों लौट आए। पंडित शंभूनाथ की पत्नी ने छुटपुट में एक अजनबी व्यक्ति को आते और लौटते देखा। उसके हाथ में कहीं पिस्तौल की छाया भी दिख रही थी। वह पतिव्रता चिंतित हो गई। आखिर उसने स्वयं किसी तरह पता लगाया और शंभूनाथ जी को बिना बताए चंद्रशेखर आज़ाद से भेंट की और उनके पांव पकड़कर भैया से वचन लिया कि वह उसके सुहाग की रक्षा करेंगे। आज़ाद ने उस ब्राह्मणी को अभयदान दे दिया। संगीत प्रेमी और ज्ञान की प्यास। चंद्रशेखर आज़ाद के मानवीय पक्ष पर श्री शिव वर्मा ने जगह जगह लिखा है। वास्तव में उन्हें आज़ाद को निकट से जानने पहचानने का खासा अच्छा अवसर मिला था। उनके अनुसार आज़ाद को संगीत से भी प्रेम था और वह विजय और भगवान दास से प्रायः गाना सुनते रहते थे। श्री शिव वर्मा ने लिखा है, एक बार रात के समय लगभग 10 बजे वह एक साथी से मिलकर मेरे साथ अपने निवास स्थान पर लौट रहे थे। हम लोगों ने पुलिस के अवांछनीय लोगों की निगाह से बचने के लिए मूलगंज की एक गली का रास्ता पकड़ लिया। अभी हम थोड़ी ही दूर आगे बढ़े होंगे कि ऊपर कोठे से एक बाईजी ने ठुमरी की तान भरी। कमरे की खुली खिड़कियों से जाड़ों की रात के सन्नाटे को चीरकर गाने वाली का सुरीला स्वर हवा में तैरने लगा। 15-20 कदम आगे निकल जाने पर आज़ाद ने मेरा हाथ दबाया। यार, बहुत अच्छा गा रही है, 2 मिनट सुन लो। इस तरह सतत चौकस रहने वाले आज़ाद जैसे व्यक्ति को भी उस दिन मैंने संगीत की कला से विभोर होते देखा। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, आज़ाद ने बचपन से ही स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण विधिवत शिक्षा अध्ययन नहीं किया था। उनकी शिक्षा हिंदी और साधारण संस्कृत तक ही सीमित थी। फिर भी क्रांतिकारी दल के सदस्यों को समाजवाद व क्रांति संबंधी पुस्तकें पढ़ने के लिए वे ही सर्वाधिक प्रेरित करते थे। किसी न किसी सदस्य से वह नई से नई पुस्तक पढ़वाते और हिंदी में उसका अर्थ समझने की कोशिश करते। इस तरह वह समाजवाद व दूसरे देशों की सशस्त्र क्रांतिकारियों के विषय में अपना ज्ञान अद्यतन रखते। राष्ट्रीय एकता के हिमायती, मजदूरों और मिल मालिकों के संबंध में वह इस विचारधारा के थे कि मिलों के लाभ में से मजदूरों को भी उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। वह यह भी सोचते थे कि यदि मजदूर एक ही झंडे के नीचे संगठित हो जाते हैं तो इस उद्देश्य की पूर्ति आसानी से हो जाएगी। इसी तरह वह सांप्रदायिक शक्तियों के प्रति भी सावधान करते रहते थे। उनका कहना था कि हिंदू राजतंत्र की कल्पना देश को बड़े खतरे में डाल सकती है। कुछ मुसलमान भी ऐसा ही ख्वाब देखते हैं, पर हमें तो फ्रंटियर से लेकर बर्मा तक और नेपाल से लेकर कराची तक हर हिंदुस्तानी को साथ लेकर एक तगड़ी सरकार बनानी है। जब फिरंगी भाग जाएंगे तब ऐसी सरकार बनेगी और तब हर आदमी खुशहाल होगा। उनके साथी श्री शिव वर्मा ने लिखा है, आज़ाद हमारे सेनापति ही नहीं थे, वे हमारे परिवार के अग्रज भी थे। उन्हें हर साथी की छोटी से छोटी आवश्यकता का ध्यान रहता था। मोहन B.K. दत्त की दवाई नहीं आई, हरीश जयदेव को कमीज़ की आवश्यकता है, रघुनाथ राजगुरु के पास जूता नहीं रहा, बच्चू विजय का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आदि उनकी रोज़ की चिंताएं थी। लाला लाजपत राय का बलिदान। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अक्टूबर 1928 का महीना भी कम महत्वपूर्ण नहीं था। इस माह की 20 तारीख को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था। भारतीय स्वाधीनता पाने के लिए किस कदर और कितने हकदार है, यह पता लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मिस्टर साइमन के नेतृत्व में एक रॉयल कमीशन भारत भेजा था। भारतीयों ने इस कमीशन को अपना अपमान समझा और इसका बहिष्कार करने का फैसला किया। जगह जगह इसके विरोध में जुलूस निकाले गए। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन के आगमन पर
20 अक्टूबर 1928 को जो जुलूस निकाला गया उस पर शांतिपूर्ण होने के बावजूद लाठियां बरसाई गई। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें कुछ ऐसी घातक चोटें आई जिनके कारण 17 नवंबर 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया। क्रांतिकारियों ने इसे भारत का अपमान समझा। रोष तो सारे देश में ही था, पर क्रांतिकारी इस राष्ट्रीय अपमान का बदला जल्द ही चुकाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से लाहौर में क्रांतिकारियों की एक गुप्त बैठक बुलाई गई। इससे पूर्व 8 और 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के ध्वंस अवशेषों के बीच चंद्रशेखर आज़ाद की प्रेरणा से भगत सिंह और उसके साथियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद तो शामिल नहीं हो सके थे, पर जो निर्णय इस बैठक में किए गए उनमें उनकी पूरी सहमति थी। यहाँ एक प्रमुख फैसला यह किया गया था कि भारत का स्वतंत्र समाजवादी गणतंत्र स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन सेना का गठन किया जाए। इस सेना के सेनापति निर्वाचित किए गए चंद्रशेखर आज़ाद। इसी नाते लाहौर में लाला लाजपत राय के बलिदान के बाद जो बैठक क्रांतिकारियों ने बुलाई थी, उसमें अंग्रेजों से अपमान का बदला लेने के लिए की जाने वाली कार्रवाई का नेतृत्व करने के उद्देश्य से ही आज़ाद को लाहौर बुलाया गया था। आज़ाद ने साथियों से कहा था कि खून का बदला खून से लेकर ही राष्ट्र के अपमान का बदला लिया जा सकता है। इसलिए मिस्टर स्कॉट को गोली से मारने की योजना बनाई गई। लाहौर की माल रोड पर पुलिस दफ्तर के आसपास आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की एक टोली कई दिन चक्कर लगाती रही। आखिर जय गोपाल ने यह सूचना दी कि स्कॉट सवेरे 10 बजे कार्यालय में आता है और संध्या 4 बजे लौटता है। राजगुरु और भगत सिंह को स्कॉट का निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लगभग 4 बजे जय गोपाल ने सड़क पर साइकिल इस तरह लाकर खड़ी कर दी जैसे उसमें कोई खराबी पैदा हो गई हो। इसी बीच पुलिस दफ्तर से एक अर्दली मोटरसाइकिल लेकर बाहर आया। उसके पीछे पीछे एक अंग्रेज पुलिस अफसर। भगत सिंह को जय गोपाल का इशारा मिला। भगत सिंह ने उसे संदेह से देखा। सामने आ रहा अंग्रेज शायद स्कॉट नहीं था। भगत सिंह ने संदेह दूर करने के लिए जय गोपाल को फिर इशारा किया, लेकिन तभी सड़क के एक किनारे छुपे हुए राजगुरु ने उस पर गोली दाग दी। अफसर वही लुढ़क गया। आज़ाद का इशारा पाकर भगत सिंह ने भी अपने रिवॉल्वर का पूरा मैगजीन उस अंग्रेज अफसर पर खाली कर दिया। तुरंत भगदड़ मच गई। अफसर का अर्दली चनन सिंह भगत सिंह और राजगुरु का पीछा करने लगा, लेकिन अचूक निशानेबाज चंद्रशेखर आज़ाद ने तीनों में से चनन सिंह के पैर को ही अपनी गोली से वेध डाला। वह वफादार फिर भी भागा। तब आज़ाद ने साहब का कुत्ता साहब के साथ कहकर उसके सीने से गोली पार कर दी। वह भी वहीं ढेर हो गया। इससे पूर्व राजगुरु की गोली से फर्न नामक एक ब्रिटिश पुलिस अफसर, जो पहली गोली चलने के बाद कार्यालय से बाहर आया था और मारा गया था, ठिकाने पर पहुंचकर आज़ाद राजगुरु पर बहुत नाराज़ हुए, क्योंकि वह पुलिस अधिकारियों के गिरने के बाद पीछे लौटा था। राजगुरु असल में भगत सिंह के पिस्तौल का मैगजीन उठाने गया था ताकि प्रमाण नष्ट किया जा सके। आज़ाद की नाराज़गी इसलिए थी कि वे दल के किसी व्यक्ति के इस वक्त गिरफ्तार होने के हक में नहीं थे। लाहौर में जिस पुलिस अफसर का वध हुआ वह वास्तव में स्कॉट नहीं सैंडर्स था, और लाला लाजपत राय पर उसी ने चोट भी की थी। यह सच्चाई क्रांतिकारियों पर बाद में प्रकट हुई। बम फैक्ट्री। लाहौर से भगत सिंह बम बनाने की जानकारी हासिल करने के लिए कलकत्ता गया, और आज़ाद को जब भगत सिंह का यह संदेश मिला कि उसने बम बनाने की विधि और सामान हासिल कर लिया है तथा आगरा में फैक्ट्री लगाना ठीक होगा, तो आज़ाद आगरा पहुंच गए। वहां सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, डॉक्टर ज्ञा प्रसाद आदि पहले ही पहुंच चुके थे। यहाँ 2 मकान किराए पर लिए गए। एक मकान में यतीन दास, जो बंगाल से बम बनाने की विधि बताने आए थे, आज़ाद, भगत सिंह और 2-3 अन्य साथियों के साथ रहते थे। बाकी साथी दूसरे मकान में थे। असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी का दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के जीवन में ही नहीं, भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसी दिन इन दोनों क्रांतिकारियों ने अंग्रेज शासकों के कान खोलने के लिए
दिल्ली के असेंबली भवन में एक बम फेंककर धमाका किया था। हुआ यह था कि सरदार भगत सिंह अपने आंदोलन के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक समझते थे। वे चाहते थे कि देशवासियों को यह बता देना चाहिए कि हमारा दल केवल आतंकवादियों का ही दल नहीं है, वरन उसे आम जनता की हालत से भी सहानुभूति है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए दल ने यह योजना बनाई कि बम्बई में चल रही मजदूरों की हड़ताल से सहानुभूति प्रकट की जाए। इसका सबसे अच्छा तरीका यह सोचा गया कि जब असेंबली में मजदूरों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए विधेयक ट्रेड डिस्प्यूट बिल स्वीकार किया जा रहा हो, तभी असेंबली में बम फेंका जाए। जब सिद्धांततः यह बात तय हो गई तो इस कार्य के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। आज़ाद भगत सिंह को भेजने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इस कार्य के फलस्वरूप उन्हें फांसी हो सकती थी, पर भगत सिंह अपनी बात पर अड़े रहे। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम के धमाके से हिल उठी। सारा देश चौंक उठा। दोनों ने साहसपूर्वक वहीं खड़े रहकर असेंबली में पर्चे भी फेंके। इसमें ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी गई थी कि भारतीय कोई भी अन्याय सहन नहीं करेंगे। दोनों क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए गिरफ्तार हो गए। आज़ाद जानते थे कि इन लोगों को फांसी से कम कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। इन दिनों वह बहुत दुखी देखे गए। कानपुर लौटने के बाद आज़ाद कभी कभी अदृश्य भी हो जाते थे। बाद में क्रांतिकारी साथियों को पता लगा था कि असेंबली में फेंका गया बम कानपुर में ही बाबा छदमी सुनार के मकान पर बनाया गया था और उसे पंडित सोहनलाल अवस्थी, जो घड़ियों के सिलसिले में अक्सर दिल्ली जाते थे, उसे दिल्ली पहुंचा आए थे। इसी बीच चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में बम फैक्ट्री खोलने का फैसला किया। आखिर जुलाई 1929 में कानपुर के कुली बाजार नामक व्यापारी मोहल्ले में रघुवर दयाल ठेकेदार के मकान में बम फैक्ट्री खुल गई। आज़ाद वहीं कुर्सी पर बैठकर कार्य का निरीक्षण करते रहते। काम करने वाले श्रमिक आज़ाद को सरकारी ठेकेदार और बम के बजरबट्टू को पानी के जहाज का कोई पुर्जा जानते थे। क्रांतिकारियों की केंद्रीय कमेटी के ऑर्डर पर तैयार होने वाले ये बम देश के हर भाग में भेजे जाते रहे, पर सबसे अधिक माल लाहौर और दिल्ली भेजा जाता था। क्रांतिकारी लड़ाई का जिक्र करते करते आज़ाद अक्सर कह उठते, अगर जन क्रांति के दौरान गिरफ्तारी की घड़ी आ ही गई तो मैं स्वयं गोली मार लूँगा। फिर वह एक दोहा अपने ओजस्वी स्वर में गुनगुनाते, वायुयान जलयान नहीं, नहीं कोश धन धाम, हाड़ चाम और खड़ग बल, शूर रचही संग्राम। भगत सिंह को छुड़ाने का प्रयास। 1927 में 6 अप्रैल को काकोरी कांड के अभियुक्तों को सजा सुनाई जा चुकी थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा सुनाई गई थी और शेष सभी को आजन्म कारावास। 1928 में सैंडर्स वध और उससे पूर्व लाला लाजपत राय का बलिदान हुआ था। 1929 में असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को भी सजा सुनाई जा चुकी थी। उधर सरकार का जुल्म बढ़ता जा रहा था। गांधी जी की अहिंसावादी नीति से भी क्रांतिकारी दल परेशान था। इन परिस्थितियों में निराशापूर्ण वातावरण से जूझते हुए क्रांतिकारियों को एक बार फिर संगठित करने के उद्देश्य से भगत सिंह को छुड़ाने की योजना बनाई। उन्हें छुड़ाने के उद्देश्य से बम बनाए गए। बहावलपुर रोड के बंगाल में बम बनाए जा रहे थे। परीक्षण के दौरान एक बम फट गया। फलस्वरूप सभी को लाहौर छोड़कर भागना पड़ा। श्री शिव वर्मा ने इन प्रयत्नों का विस्तार से ब्यौरा देते हुए लिखा है, आज़ाद भगत सिंह को जेल से निकालने की योजना बना रहे थे। परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए उन्होंने वैशंपायन को लाहौर भेजा और जेल में भगत सिंह से कहलवा दिया कि बाहर वैशंपायन के रहने आदि की व्यवस्था करवा दे। भगत सिंह ने यह काम दुर्गा भाभी यानी भगवती चरण चौहरा की पत्नी को सौंप दिया और भाभी ने इंद्रपाल के जरिए सारी व्यवस्था करा दी। वैशंपायन वहाँ 2-3 सप्ताह रहे। फिर एक दिन इंद्रपाल से बोले, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरे लिए कुछ पैसा की व्यवस्था कर दीजिए। परंतु दूसरे दिन इंद्रपाल जो उत्तर लाए उससे वैशंपायन चकित रह गए। आपके जाने की आवश्यकता नहीं है,
यहाँ सारी व्यवस्था हो चुकी है। आपके लिए यहाँ रहने का आदेश है। वैशंपायन की समझ में कुछ न आया कि लाहौर जैसे अपरिचित शहर में यह आदेश भेजने वाला कौन है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ जो मेरी व्यवस्था कर रहे हैं? इंद्रपाल ने कुछ सोचकर कहा। आपकी व्यवस्था तो मिसिज भगवती चरण कर रही है। यह सुनकर वैशंपायन चौंक पड़े, क्योंकि कानपुर से चलते समय उन्हें दुर्गा भाभी और भगवती चरण से दूर एवं सजग रहने को कहा गया था। यह इसलिए कि भगवती चरण कुछ समय पूर्व आज़ाद से संपर्क करने कानपुर गए थे। वे झांसी गए थे। झांसी पहुंचने पर भगवती चरण को पता लगा कि आज़ाद ग्वालियर में है। फिर भी उन्होंने आज़ाद से कहलाया कि वे दिल्ली चलकर रहे और वहां रुपये का इंतजाम हो जाएगा। इसी यात्रा में भगवती चरण को श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से पता चला था कि आज़ाद का मन उनकी तरफ से शंकालु है। भगवती चरण ने यह कहकर कि समय आने पर उनकी शंका स्वयं दूर हो जाएगी, उन्हें आश्वस्त किया था। भगवती चरण से भेंट। जब आज़ाद को वैशंपायन ने लाहौर से लौटकर बताया कि उनका सारा प्रबंध भगवती चरण की पत्नी दुर्गा भाभी ने किया है, तो आज़ाद की शंका दूर हो गई। फिर तो आज़ाद ने वैशंपायन को तुरंत दिल्ली भेजा, जहां कैलाशपति की सहायता से उनकी भगवती चरण और यशपाल से कुदसिया बाग में पहली भेंट हुई। उसी रात वैशंपायन दोनों को आज़ाद से मिलाने कानपुर ले गए। कानपुर के एक मारवाड़ी ढाबे में आज़ाद इन दोनों से मिलने आए। यहाँ आज़ाद ने भगवती चरण से कहा, बुरा मत मानना, मैंने तुमसे मिलने से सचमुच इनकार किया था, पर मुझे जैसा बताया गया मैंने उस पर विश्वास किया। सभी बातों की जानकारी मैं अपने आप तो नहीं ले सकता। श्री शिव वर्मा ने दोनों के इस मिलन को ऐतिहासिक बताते हुए लिखा है, लाहौर केस की गिरफ्तारियों से पहले आज़ाद और भगत सिंह एक दूसरे के पूरक थे। यदि एक सेनापति था तो दूसरा दल का सैद्धांतिक रहनुमा, मशाल लेकर आगे चलने वाला पथ प्रदर्शक। भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज़ाद के पास उस स्तर का कोई ऐसा साथी नहीं रह गया था जो उस अभाव को आंशिक तौर पर भी पूरा कर सकता। यह अभाव आज़ाद को हर कदम पर अखर रहा था। अब आज़ाद और भगवती चरण एक दूसरे के पूरक बन गए। भगत सिंह को छुड़ाने के लिए बम तैयार कर लिए गए, लेकिन 28 मई 1930 को जब राधी के किनारे घने जंगल में भगवती चरण, सुखदेव राज और शिव वर्मा बमों का परीक्षण करने गए, तो भगवती चरण ने बम की पिन जैसे ही हटाई, एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और वह बुरी तरह घायल हो गए। इसी अवस्था में कोई डॉक्टरी सहायता पहुंचने से पहले ही वह शहीद हो गए। यह योजना किसी पर प्रकट न हो, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बड़ी खामोशी से कर दिया गया। यहाँ तक कि दुर्गा भाभी को भी पति की मृत्यु से जो गहरा आघात पहुँचा था, उसे भी वह पत्थर की तरह निर्जीव बनकर सहन कर गई। आंखों से एक बूंद आंसू तक भी नहीं बहा पाई। भगवती सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पुलिस के पहरे में से उड़ाने की योजना भी इस तरह धरी रह गई। दल को गहरा आघात लगा, आज़ाद को भी गहरी निराशा हुई। एक बार पुनः आज़ाद झांसी गए। फिर जुलाई 1930 में चांदनी चौक दिल्ली के कूचा नाटवा में सेठ लक्ष्मी नारायण गड़ोदिया की गद्दी पर डाका डाला गया, पर वहां से बिना किसी विरोध के 17,200 रुपये मिल गया। अब बम बनाने के लिए दिल्ली के झंडेवालान क्षेत्र में एक मकान किराए पर लिया गया। इसी समय कुछ साथियों ने यशपाल पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए कि दल के अनुशासन के तहत उन्हें मृत्युदंड दिया जा सकता था, लेकिन आज़ाद ने सेनापति होने के नाते उन्हें आरोप से मुक्त करके क्षमादान दे दिया। वे साथी जिन्होंने यशपाल को दोषी पाया था, विरोध में दल से अलग हो गए। आज़ाद ने दल को तोड़ दिया। स्वयं भारी मन से वे पुनः कानपुर चले गए। कानपुर के पुराने साथियों को लेकर आज़ाद ने फिर कुछ कर दिखाने की ठानी। धन के लिए दाल मंडी के एक सेठ के यहाँ डकैती की योजना बनाई, पर यहाँ केवल 1100 रुपया ही हाथ लगा। इससे चंद्रशेखर को बड़ी निराशा हुई। पंडित नेहरू से भेंट। चंद्रशेखर इन दिनों काफ़ी निराश और परेशानी की स्थिति से गुजर रहे थे। तभी 7 अक्टूबर 1930 को राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। आज़ाद इस दुखद समाचार से और भी टूट गए। वे अपने को अकेला महसूस करने लगे। इन्हीं दिनों कांग्रेस भी दुविधा में थी और वाइसरॉय लॉर्ड आर्विन व महात्मा गांधी के बीच
समझौते की वार्ता चल रही थी। यद्यपि गांधी जी का क्रांतिकारियों को कोई समर्थन मिलने का प्रश्न नहीं उठता था, फिर भी जनता की विरोध भावना को देखकर उन्होंने भगत सिंह आदि की रिहाई की चेष्टा की थी। फरवरी 1931 में आज़ाद गांधी अरविंद वार्ता के संदर्भ में सही स्थिति जानने के लिए इलाहाबाद पहुंचे। वास्तव में चंद्रशेखर अपने को एक ऐसे दोराहे पर खड़ा पा रहे थे जहां से आगे बढ़ने का कोई साफ साफ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। इसी स्थिति में वह पंडित जवाहरलाल नेहरू से भेंट करने गए। उनके सामने महत्व का प्रश्न यह था कि मैं क्या करूं। नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा मेरी कहानी में इस भेंट का जिक्र कुछ विस्तार से किया है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद नेहरू जी से कोई सही मार्गदर्शन न पाकर बहुत निराश हुए। नेहरू जी के शब्द में, उन्हीं दिनों की एक कुतूहलवर्धक घटना मुझे याद है जिसने हिंदुस्तान के आतंकवादियों की मनस्थिति का आंतरिक परिचय मुझे कराया। मेरे जेल से छूटने के पहले ही या पिताजी के मरने के पहले 6 फरवरी 1931 या बाद यह घटना हुई है। हमारे स्थान पर एक अजनबी मुझसे मिलने आया। मुझसे कहा गया कि वह चंद्रशेखर आज़ाद है। मैंने उसे पहले तो कभी नहीं देखा था। हाँ, 10 वर्ष पहले मैंने उसका नाम जरूर सुना था, जबकि 1921 में असहयोग आंदोलन के ज़माने में स्कूल से असहयोग करके वह जेल गया था। उस समय वह कोई 15 साल का रहा होगा और जेल का नियम भंग करने के अपराध में जेल में उसे बेत लगवाए गए थे। बाद को वह उत्तर भारत में आतंकवादियों का एक मुख्य आदमी बन गया। वह मुझसे इसलिए मिलने को तैयार हुआ था कि हमारे छूट जाने से आमतौर पर ये आशाएं बंधने लगी कि सरकार और कांग्रेस में कुछ न कुछ समझौता होने वाला है। वह मुझसे जानना चाहता था कि अगर कोई समझौता हो तो हमारे दल के लोगों को भी कुछ शांति मिलेगी या नहीं। क्या हमारे साथ अब भी विद्रोही का सा व्यवहार किया जाएगा? जगह जगह हमारा पीछा इसी तरह किया जाएगा? हमारे सिर के लिए इनाम ही घोषित होते रहेंगे और हमारे सामने फांसी का फंदा हमेशा लटकता रहेगा? या हमारे लिए शांति के साथ काम धंधे में लग जाने का भी कोई संभावना होगी? उसने कहा कि खुद मेरा और मेरे दूसरे साथियों का यह विश्वास हो चुका है कि आतंकवादी तरीके बिल्कुल बेकार है और उनसे कोई लाभ नहीं है। हाँ, वह मानने को तैयार नहीं था कि शांतिमय साधनों से ही हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। उसने कहा, आगे कभी सशस्त्र लड़ाई का मौका आ सकता है, मगर वह आतंकवाद न होगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तो उसने आतंकवाद को खारिज ही कर दिया था, पर उसने फिर पूछा कि अगर मुझे शांति के साथ बैठने का मौका न दिया जाए, रोज़ रोज़ मेरा पीछा किया जाए, तो मैं क्या करूं? उसने कहा, इधर हाल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई है वे ज़्यादातर आत्मरक्षा के लिए ही की गई है। मैंने चंद्रशेखर आज़ाद को अपना राजनैतिक सिद्धांत समझाने की कोशिश की और यह भी कोशिश की कि वह मेरी दृष्टि बिंदु का कायल हो जाए, लेकिन उसके असला सवाल का कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई जवाब न था। ऐसी कोई बात होती हुई दिखाई नहीं देती थी जिससे कि उसके या उसके जैसे को कोई राहत या शांति मिले। मैं जो कुछ उससे कह सकता था वह इतना ही कि वह भविष्य में आतंकवादी कार्यों को रोकने की कोशिश करे, क्योंकि उससे हमारे बड़े कार्य को तथा खुद उसके दल को भी नुकसान पहुंचेगा। राष्ट्रीय तिरंगे की रक्षा। 1930 के नवंबर में कानपुर के फूलबाग में कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी चुपचाप कार्रवाई देख रहे थे। भाषणों के दौरान एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ने, जो दिल्ली के क्रांतिकारी सम्मेलन में शरीक होकर अपने क्रांतिकारी होने का जोरदार दावा कर चुके थे, सशस्त्र क्रांति की धज्जियां उड़ानी शुरू की और क्रांतिकारियों के खिलाफ विष उगलने लगे। चंद्रशेखर आज़ाद को इस नेता का गिरगिटपना सहन न हुआ। क्रोध से वह लाल हो उठे। उनका हाथ अपने कुर्ते की जेब में पड़ी पिस्तौल पर जाता और लौट आता। अमर शहीद श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, जो इस सम्मेलन की प्रबंध व्यवस्था देख रहे थे, चंद्रशेखर आज़ाद की मुद्रा पर भी नजर रखे हुए थे। उन्हें समझते देर न लगी कि यदि वक्ता महोदय सशस्त्र क्रांति के विरुद्ध और कुछ बोले तो आज़ाद उन्हें मंच पर ही ढेर कर देगा। बस वह तेजी से आज़ाद के पास गए और उन्हें समझा बुझाकर पंडाल से बाहर ले आए।
चंद्रशेखर आज़ाद देश की आज़ादी के किसी भी कार्यक्रम के विरुद्ध नहीं थे, यद्यपि उनका विश्वास सशस्त्र आदर्शवादी क्रांति द्वारा ही आज़ादी प्राप्त करने में था। यही कारण था कि वे भी उस राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते थे जिसे कि कांग्रेस ने राष्ट्रध्वज माना था और जो कांग्रेस के अधिवेशनों में फहराया जाता था, जिसको पूरे सम्मान से सलामी दी जाती थी। इसी फूलबाग वाले राजनीतिक सम्मेलन की समाप्ति पर वह राष्ट्रीय तिरंगा लोहे के उस खंभे पर से नहीं उतारा गया जिस पर कि उसे 2 दिन पूर्व लहराया गया था। पुलिस ने उस झंडे को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया, पर जनता के सत्याग्रह के कारण पुलिस को सफलता नहीं मिली। कई दिनों तक लुका छुपी चलती रही। आखिर पुलिस अधिकारियों ने अपनी कटती हुई नाक की रक्षा के लिए चुपचाप फौज की सहायता लेने की योजना बना डाली। कांग्रेस के स्थानिक नेताओं को पुलिस के नापाक इरादों का पता चल गया। इन्हीं नेताओं से बात चंद्रशेखर आज़ाद तक भी पहुंच गई। आज़ाद ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के इरादे से आने वाले फौजियों को बम से उड़ा देने की योजना बनाई, लेकिन श्री गणेश शंकर विद्यार्थी ने यह शंका जाहिर की कि सवेरे सवेरे गंगा स्नान से लौटने वाले श्रद्धालु नागरिकों में से, जिनमें स्त्रियां भी होती है, कोई मारा गया तो पासा उल्टा पड़ेगा और जनता भी आपके विरुद्ध हो जाएगी। गणेश जी की बात सही थी, इसलिए आज़ाद ने रणनीति बदली और सरकारी सैनिकों का राइफलों से ही मुकाबला करना तय किया गया। इस योजना के तहत लाहौर के सुखदेव राज और जगदीश चंद्र, कानपुर के शालिग्राम शुक्ल, ठाकुर राम सिंह और बिहार के 2 अन्य क्रांतिकारियों सहित कुल 11 व्यक्ति रात को 11 बजे तक डीएवी कॉलेज में शालिग्राम शुक्ल के कमरे में जमा हो गए। आज़ाद ने इन लोगों के लिए भोजन भी छात्रावास में ही भिजवाया, लेकिन न जाने किसने सरकार को इसकी पूर्व सूचना दे दी और सवेरे 4 बजे ही पुलिस के सशस्त्र दल ने शालिग्राम शुक्ल के कमरे को घेर लिया। शालिग्राम ने पुलिस के मोर्चा संभालते संभालते सभी साथियों को कुशलता से भगा दिया और अकेले बहादुरी से पुलिस का मुकाबला करते हुए वहीं शहीद हो गया। पर उनकी गोली से पुलिस का भी एक जवान मारा गया था। हालांकि सैनिकों और क्रांतिकारियों का आमना सामना उस दिन नहीं हो पाया, फिर भी पुलिस अधिकारियों ने झंडा नीचे खींच फेंकने का नापाक इरादा छोड़ दिया। यह आज़ाद के नेतृत्व में क्रांतिकारी दल के दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप ही हुआ कि आकाश में राष्ट्रीय ध्वज पूरी शान से लहराता रहा। आत्मोत्सर्ग। पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई भेंट से वह परिणाम नहीं निकला जिसकी आशा लेकर कि चंद्रशेखर आज़ाद उनके पास गए थे। देश के वातावरण में एक अनिश्चय की लहर दौड़ रही थी। नेहरू जी ने इस भेंट का जो विवरण दिया है उससे जाहिर है चंद्रशेखर आज़ाद की छवि बहुत बढ़िया नहीं उभरती, पर अहिंसा का मार्ग अपनाकर स्वाधीनता के लिए कार्य करने वाले कांग्रेसी नेताओं की तुलना में आदर्शवादी क्रांति का रास्ता अपनाकर देश की आज़ादी के लिए जीवन की बाजी लगाने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की देशभक्ति भी किसी से कम नहीं थी। प्रत्युत्तर वह कहीं अधिक उत्कट थी। फिर चंद्रशेखर आज़ाद स्पष्ट कर चुके थे कि उनके दल की क्रांति का मुख्य उद्देश्य मानव मात्र के लिए सुख और शांति का वातावरण तैयार करना था। वसुधैव कुटुंबकम हमारा उद्देश्य था और इस नाते मनुष्य मात्र के प्राणों से हमें गहरा मोह था। आज़ाद तो उन लोगों में थे जिन्हें मांस देखकर बेचारे बेगुनाह मासूम बकरे की शक्ल याद आने लगती थी। शिव वर्मा के ही शब्दों में शोषण का अंत, मानव मात्र की समानता और श्रेणी रहित समाज की कल्पना आदि समाजवाद की बातों ने आज़ाद को मुग्ध सा कर दिया था। आज़ाद का समाजवाद की ओर आकर्षित होने का एक कारण और भी था। उनका जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। उन्होंने भावरा में किसानों और आदिवासियों के अभावग्रस्त जीवन को बड़े नज़दीक से देखा महसूसा था। फिर स्वयं भी उन्हें बम्बई में मजदूरों के बीच रहने का अवसर मिला था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे, इसलिए आज़ाद पर भी आर्य समाजी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। लेकिन बाद में जब दल ने समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया और आज़ाद ने उसमें किसानों मजदूरों के उज्जवल भविष्य की आशा किरण को देखा तो उन्होंने नई विचारधारा को अपना लिया। आज़ाद की जो तस्वीर नेहरू जी ने पेश की है उससे यह भ्रम भी होता है कि आज़ाद कठोर या हठी भी थे, पर उनके व्यक्तिगत जीवन को जो लोग नज़दीकी से जानते हैं उन्होंने साफ कहा है कि वे न तो कठोर थे
न अक्खड़ और हठी। वे सेनापति के नाते जरूर कठोरता से अनुशासन का पालन करते थे, पर अपने साथियों से उन्हें बेहद प्यार था। उनका हृदय कितना कोमल था यह उनके उन उद्गारों से पता लगता है जो उन्होंने अपनी माँ के प्रति प्रकट किए थे। राजा राम शास्त्री ने लिखा है कि आज़ाद ने उन्हें एक बार बताया, जब मुझे माताजी की याद बहुत ज़्यादा सताने लगती है तो मैं इस तरह उनकी पूजा करने लगता हूँ कि हे माँ, तू कभी न समझना कि तेरा बेटा तुझे भूल गया है, पर क्या करूँ माँ, मैं तुझ तक पहुँच नहीं पाता हूँ, क्षमा करना। इस प्रकार धरती माता को मत्था टेककर अपनी माताजी की वंदना करता हूँ और आंसू बहाकर अपने दुखी मन को सांत्वना देता हूँ। आज़ाद का असली दुख था भारत माता की गुलामी। करोड़ों भारतवासियों की आज़ादी के लिए जो तड़प थी, वही आज़ाद के हृदय की भी गहरी तड़पन थी। नेहरू जी से भेंट के बाद चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के नज़दीक कटरा मोहल्ले के एक मकान में अन्य साथियों के साथ ही रहने लगे। यहाँ दल की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा होती रहती। ऐसे ही एक मंत्रणा के दौरान कुछ साथियों ने यह विचार प्रकट किया कि किसी तरह एक साथी को रूस भेज दिया जाए और वहाँ से सहायता लेने की कोशिश की जाए। दल के सदस्यों की इस विचार पर सहमति हो गई। कुछ दिन बाद साथियों के आग्रह पर यशपाल नेहरू जी से मिले। आज़ाद ने नेहरू जी के मुंह से क्रांति को फासिस्टवाद और नाजीवाद से जोड़ने की बात सुनी थी, इसलिए वह स्वयं उनके पास फिर नहीं गए। नेहरू जी ने आर्थिक सहायता का वचन दिया और यशपाल की यात्रा के लिए 1500 रुपये भिजवा दिए। 27 फरवरी 1931 ईस्वी सन का भाग्य निर्णायक दिन था। यशपाल से भावी रूस यात्रा की बातें करते हुए आज़ाद उन्हीं की साइकिल पर बैठे बाजार की तरफ जा रहे थे। एल्फ्रेड पार्क के पास पहुंचते ही यशपाल बाजार की तरफ चले गए और आज़ाद उनसे घर पर मिलने का वादा कर वहीं उतर गए। तभी उनका एक साथी सुखदेव राज वहां उनसे मिलने आया था। अभी दोनों के बीच बातचीत शुरू ही हुई थी कि अचानक कई मोटर गाड़ियों के रुकने की कर्कश आवाज़ आई। आज़ाद को जिस बात का संदेह था वही हुई। अल्फ्रेड पार्क पुलिस के घेरे में था और यह घेरा आज़ाद के पास घिरता आ रहा था। आज़ाद ने किसी तरह अपने साथी सुखदेव राज को वहां से भगा दिया और स्वयं एक पेड़ की ओट ले ली। वे बहुत चौकन्ने थे। तभी उन्होंने एक झाड़ी की ओट से एक पुलिसकर्मी विश्वेश्वर सिंह को अपनी ओर निशाना साधते देखा। दाएं से उनकी माउजर पिस्तौल से गोली छूटी और विश्वेश्वर सिंह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद तो आज़ाद पर चारों ओर से गोलियां बरसने लगी, पर आज़ाद ने ऐसे विकट परिस्थितियों में भी अपना धैर्य, साहस और विवेक नहीं खोया। अपनी पिस्तौल की गोलियां वह गिन गिन कर दाग रहे थे। आखिर एक ही गोली शेष रह गई। आज़ाद की प्रतिज्ञा थी कि जीते जी पुलिस का कोई कुत्ता उनके शरीर को छू नहीं सकेगा। इसी प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हुए उन्होंने माउजर पिस्तौल की अंतिम गोली अपनी दाई कनपट्टी पर चला दी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद जिसकी दहाड़ से भय विकंपित हो उठता था, वह नर केसरी उसी पेड़ के साथ लुढ़का और माँ की वेदी पर बलिदान का फूल बनकर चढ़ गया। पुलिस अब भी सहमी हुई थी। डरते डरते कुछ सिपाही पेड़ के नज़दीक गए और आश्वस्त होने के लिए उन्होंने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के पांव में एक गोली छेद दी। चंद्रशेखर आज़ाद का शव एक व्यक्ति ने उनका भाई बनकर प्राप्त किया। इलाहाबाद के हजारों नर नारियों ने आंसू बहाते हुए उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी। दूसरे दिन से ही जनता एल्फ्रेड पार्क में उस शहीद के अंतिम सखा वृक्ष का दर्शन करने उमड़ पड़ी, पर विदेशी हुकूमत ने पेड़ जैसी अचल वस्तु को भी अपना शत्रु प्रतीक मान लिया और उसे जड़ से कटवा डाला। आज़ाद के शहीद होने पर उनके एक क्रांतिकारी साथी विजय ने शिव वर्मा को ढांढस देते हुए कहा था, संभव है एक एक कर हम सबको जाना पड़े, लेकिन हमारा आदर्श, हमारा देश और हमारे देश की जनता रहेगी और उसके साथ ही अमर बनकर रहेगी अपने साथियों की अमिट कहानी। पुष्किन ने एक कविता में गाया है, मैंने देखा मृत्यु निमंत्रण उसके द्वारे आया, अत्याचारी से आगे बढ़ जो पहले टकराया, बंद हो गया है मेरा भी आज भाग्य का द्वार, बलिदानों के बिना मिला कब स्वतंत्रता उपहार, मातृभूमि के लिए खुशी से देता हूँ मैं प्राण, इसका मुझको पूर्ण ज्ञान है यह मेरा अनुमान। काशी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की वीर गति का समाचार जब सुना तो वे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने तुरंत पंडित शिव विनायक मिश्र को इलाहाबाद भेजा और उनसे कहा कि
उस ब्राह्मण युवक की अंत्येष्टि क्रिया पूरे विधि विधान से कराई जाए और उसका शोक भी राष्ट्र के अनुरूप ही मनाया जाए। श्री मिश्र इलाहाबाद पहुंचकर राजर्षि श्री पुरुषोत्तम दास टंडन से मिले और उन्हें मालवीय जी की इच्छा से परिचित कराया। टंडन जी ने आज़ाद के शोक में लंबा जुलूस निकाला, जो बाद में एक शोक सभा के रूप में बदल गया। श्रीमती कमला नेहरू ने भी इस जुलूस में भाग लिया था। आज़ाद की भस्म श्री शिव विनायक मिश्र अपने साथ काशी ले गए। वहाँ उनका विधि विधान के अनुसार पूजन हुआ और फिर पूरे सम्मान से उसे गंगा जी के पावन जल में प्रवाहित कर दिया गया। अस्तु।